Hello everyone, welcome to Sri Raj IS. My name is Ayush Kumar. I got rank 143 in UPSC Civil Services Examination 2025. In this session, I am going to talk about how we can decode the syllabus of UPSC Mains Examination. So you have on the board the syllabus of GS1 opened. So under GS1, if you see, we have Indian heritage and culture, history and geography of the world, and Indian society. So in Indian culture, you have the salient aspect of art forms, literature, architecture from ancient to the modern time. So in this you will be reading about, जैसे अगर आर्ट का मैं बात करूँ तो आर्ट में आपको डांस, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स के बारे में होते हैं, पढ़ाई पढ़ाई करने होते हैं। सिमिलरली अंडर कल्चर, कल्चर में आपके फूड आ गया, रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम, लिटरेचर, लैंग्वेज, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब आ जाएंगे। सिमिलरली अंडर आर्किटेक्चर यू विल हैव टू रीड अबाउट व्हाट आर the features of those architectures, what are the borrowed elements of those, if some features have been brought from some other countries or some other civilization, वो होंगे आपको पढ़ने। and what are the source of information of those architectures, आपके material used उसमें क्या क्या हो रहा है, उसके basic design form आपको होते हैं पढ़ने। there are some key terms related to the architectures like कल्याण मंडपम का अगर मैं बात करूँ तो those are the things which are related to Provida form of architecture, तो आपको वो होते हैं पढ़ने। and if there were any kings which patronized those architecture, तो आपको वो सब होते हैं पढ़ने। तो what this session is going to about is that I will be going line by line and I will be telling you कि आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। with this video you will get an attached PDF under which whatever I am telling you, the decoding part of the whole syllabus, it will be there in that PDF. so similarly if we see जैसे आपको आर्ट में अगर पेंटिंग के बारे में होगा पढ़ना, राइट, तो पेंटिंग में आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में जैसे कि पेंटिंग हो गया भीमबेटका, ये सब होते हैं पढ़ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम लोग जाएं फ्रॉम एंशियंट टाइम, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम, लाइक एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या हम लोग वहाँ पर प्रोडक्शन होता था, और फॉरेन ट्रेड क्या होते थे, किस किस कंट्री से कर रहे होते थे, व्हाट वेयर द डिफरेंट आइटम्स दैट वी वर ट्रेडिंग, एंड व्हाट वेयर द मेटलर्जिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली टाइम। सिमिलरली सोसाइटी और कल्चर के बारे में आपको जानना होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो आपको जब आर्यंस इन इंडिया में होगा पढ़ना, तो उसमें यू विल बी रीडिंग अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड। तो दोनों का आपको जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये सब के बारे में, व्हाट वाज द पॉलिटी एट द टाइम, व्हाट वाज द सोसाइटी, इकोनॉमी, आईवीसी आर्ट क्या था, what were the religious practices which were done during early Vedic period and the later Vedic period, and again there were certain books which were written during the early Vedic period and later Vedic period, तो ये सब आपको पढ़ने होंगे so that you can use this as an example if we are writing about the polity of the of during of that time, or what were the society at that time, ये सब होंगे करने। और इसका जो कंटिन्यूएंस है अभी, ये सब भी आपको इसमें जानना होगा। सिमिलरली अंडर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यू विल बी रीडिंग द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें स्तूपा के बारे में, विहारा, चैत्याज के बारे में, रॉक कट केव्स जो हो गए, स्कल्पचर्स हैं, स्तंभ और लाट्स हैं, तो वो सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, एंड यू विल हैव टू मेक एक्सटेंसिव नोट्स ऑन दीज थिंग्स। सिमिलरली देयर वेर फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो ये सब पर यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चंस ऑन, लाइक लास्ट ईयर ओनली इन 2025 दे हैड आस्क्ड अबाउट कि जैनिज्म के कौन कौन से प्रिंसिपल्स अभी रेलेवेंट है। आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन जीएस4, बट समवेयर इट वाज आस्क्ड, तो ऐसा आपसे पूछा जाता है। नो, ओनली इन जीएस1 दे हैड आस्क्ड। सिमिलरली वी विल बी रीडिंग अबाउट व्हाट वेयर द फॉरेन अकाउंट्स फ्रॉम एंशिएंट टू मेडाइवल, तो हमारे यहाँ मेगास्थनीज आए थे, या मेगास्थनीज आए नहीं तो उनका जो अकाउंट था। सिमिलरली फाइयान जो आए या ह्यूएन आए, तो उनके जो अकाउंट्स थे वो सब के बारे में। सिमिलरली अरेबिक, पर्शियन और यूरोपियन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, तो उनके अकाउंट के बारे में आपको जानना होगा। एंड यूपीएससी जनरली आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि उनके अकाउंट के थ्रू व्हाट डू यू लर्न अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एट दैट टाइम, और व्हाट कैन वी से अबाउट द सोसाइटी एट दैट टाइम, राइट। सिमिलरली अंडर पेंटिंग आपको म्यूरल पेंटिंग, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थे वो सब होंगे करने। आपको एंशियंट मेडाइवल में जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है वो सब पर आपको नोट्स होंगे बनाने बनाने और उसको पढ़ना होगा। एंड मोस्टली वी विल हैव टू रीड अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ दोज पेंटिंग्स, राइट। सिमिलरली अंडर मिनिएचर पेंटिंग यू विल बी रीडिंग अबाउट द मेडाइवल डेवलपमेंट, मेडाइवल पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ था, या मुगल पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ, एंड देयर आर सम डेवलपमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो। तो
उसका जो जनरल फीचर्स होगा वो। सिमिलरली अंडर फोक पेंटिंग्स में तो जनरल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाउ डज फोक पेंटिंग्स हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, और व्हाट डज इट शो अबाउट द सोसाइटी ऑफ सर्टेन रीजन, या इसके कारण वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब कैसे हो रहा है। तो ये सब आप पर जनरली क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सिमिलरली क्लासिकल डांस में आपको क्लासिकल डांस, जो आर्ट क्लासिकल डांस है, उसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फोक डांस, आपको ये सब होगा पढ़ना। देयर आर मोर देन 500 फोक डांस, तो इफ यू आर एबल टू रिमेंबर एटलीस्ट 10 to 15 फोक डांस ऑफ वेरियस स्टेट एंड वन डांस पर स्टेट, देन दैट वुड बी मोर देन इनफ। अगर इस पर से फोक डांस पर कोई भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो। फोक डांस में आपको सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दैट फोक डांस, सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांस, ये सब होंगे पढ़ने। टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर जाने तो टेम्पल आर्किटेक्चर में यू विल बी रीडिंग अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम रॉक कट, उसके बाद स्टोन पे हम लोग मूव किए, स्टोन के बाद वी मूव टू ब्रिक्स एंड लोकल मटेरियल्स, तो वो सब आपको होंगे पढ़ने। क्लासिफिकेशंस ऑफ द टेम्पल लाइक नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, वेसरा स्टाइल, एंड देयर आर सम रीजनल स्टाइल्स। सिमिलरली बेसिक फीचर्स ऑफ all these temples. Then there are contributions of the temple, like there are cultural contribution, there were some literatures which were written in the temples only, तो आपको ये होंगे पढ़ने। what are the religious aspect of those temples, economic center, how temples used to function as economic center in the southern India, तो ये होंगे पढ़ने। and there are other aspects related to the temples, तो ये सब आपको जानने होंगे। similarly you will be reading about there are some important dynasties, तो उसके टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, what were the development in society, economy, polity, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब आपको होंगे पढ़ने। जैसे मौर्यन पीरियड में क्या था, कुशानाज में क्या था, गुप्ताज पीरियड में क्या हुआ। गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये सब आपको पढ़ने होते हैं। पलवाज एंड चोलाज में क्या हुआ है। सिमिलरली व्हाट वेयर द डेवलपमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पॉलिटी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, फर्दर सम रीजनल पावर्स लाइक सातवाहनाज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए। तो इवन यूपीएससी हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन ऑन द रीजनल डायनेस्टी, राष्ट्रकूटाज के बारे में उन्होंने पूछा था। देन अगेन वक्टकाज आर देयर, चालुक्याज, विजयनगर एम्पायर, तो ये सब दीज आर द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज व्हिच कम्स अंडर रीजनल पावर्स अपॉन व्हिच जनरली यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चंस। इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में देयर वेर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो वो हो गए। रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, कंट्रीब्यूशन लिटरेचर, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, लाइक विजयनगर एम्पायर में क्या था, या गुप्ता पीरियड में क्या साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट था, ये सब आपको इसमें करने होते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा यू विल बी रीडिंग अबाउट देयर आर सम अदर थिंग्स, जो लाइक वी हैड कांटेक्ट विथ पर्सिया, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर क्या पड़ा था, ये आपको होंगे पढ़ने। इंडो ग्रीक कांटेक्ट के कारण हमारे पर क्या इम्पैक्ट था। सिमिलरली सेंट्रल एशियन कांटेक्ट के बारे में के कारण हमारे ऊपर हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कैसे वो इम्पैक्ट किया है, ये आपको होंगे पढ़ने। सिमिलरली फॉर द मेडाइवल हिस्ट्री, इसमें सल्तनट्स एंड मुगल्स आ जाते हैं, तो उसके आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और म्यूजिक का डेवलपमेंट मुगल्स के टाइम में, ये सब होंगे पढ़ने। There are some important rulers like फॉर पेंटिंग जहांगीर इज देयर। सिमिलरली अकबर का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो आपके आ जाते हैं, तो ये हो गया। देन ये सब स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस में आ गए। तो उस समय में व्हाट वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, उसमें क्या क्या आते थे, व्हाट वेयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आपको पढ़ने होंगे। सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आपको उसमें होते हैं पढ़ने। इसी समय में भक्ति और सूफी मूवमेंट का भी डेवलपमेंट हुआ था, तो वो क्यों इमर्ज हुआ था, व्हाट डिड दे प्रोमोट, देयर वेर सम इम्पॉर्टेंट सेंट्स ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड, तो आपको उसके बारे में होगा जानना। एंड व्हाट वाज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये सब आपको जानने होंगे। देन अगेन वन थिंग दैट यू विल बी रीडिंग इन दिस इज व्हाट वेयर द कनेक्शंस बिटवीन सूफी मूवमेंट एंड द भक्ति मूवमेंट, ये सब हो गया। देन लाइक यू रीड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन द सिक्स इंडियन फिलोसफी, तो आपको यूपीएससी मेंस के लिए भी ये होता है पढ़ना कि सिक्स इंडियन फिलोसफी, उसके जो बेसिक टीनेट्स होते हैं, हु वेयर द प्रोमोटर्स और हु वेयर द सेंट्स हु वेयर promoting those philosophies, ये सब के बारे में जाएंगे। तो यूपीएससी might ask a question on these things and we generally study these things for the mains part. Similarly in modern history, तो modern history में till the modern history if you see there are modern and post modern, तो modern Indian history from about middle of 18th century जो रेनेसा पीरियड हमको बोला जाता है until the present, उसमें सिग्निफिकेंट इवेंट क्या थे, पर्सनालिटीज क्या था और इशूज क्या थे। सिमिलरली फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको पढ़ना होगा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में वी स्टार्ट विद द रेनेसा पीरियड, तो रेनेसा पीरियड इंडिया में क्यों आया और कब आया, ये आपको पढ़ना होता है। हु वेयर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स
तो इंडियन कंट्रीब्यूटर्स एंड यूरोपियन कंट्रीब्यूटर्स, व्हाट वेयर देयर कंट्रीब्यूशन, व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनेसा पीरियड, देयर वर सम वीमेन रिफॉर्म्स व्हिच वर टेकन ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड, तो आपको ये होगा पढ़ना, एंड व्हाट वेयर द फीचर्स, जनरल फीचर्स ऑफ रेनेसा पीरियड. Similarly, I'm going to give you a framework to study about, if you see, it is saying that modern history from about the middle of 18th century, significant events, personalities and issues. तो जो significant event है, significant event को handle करने के लिए अगर कोई भी event है तो आपको उसमें दो चीज़ जानना होगा, मतलब कि उसके इस framework में अगर आप कर रहे हैं, just a minute. तो कोई भी इवेंट को आप अगर करेंगे तो यू विल बी नोइंग अबाउट उसका बैकग्राउंड क्या था. बैकग्राउंड में यू विल बी रीडिंग अबाउट किसे ब्रिटिश का कौन सा पॉलिसी था जिसके कारण ये सब हुआ है, एंड देयर वे सम अदर फैक्टर्स, राइट. बैकग्राउंड के बाद यू विल बी रीडिंग अबाउट किसे ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ इवेंट क्या क्या हुआ था. तो you have- तो कोर्स के समय में यू विल बी रीडिंग अबाउट किसी मेथड्स क्या थे, कंट्रीब्यूटर्स क्या था, कौन कौन थे मेथड्स, हु वर द contributors, then you will be reading about British response, and you will be also reading about कि different regions of में कैसे किसको उसको किया गया था, राइट. इसके बाद यू विल बी रीडिंग अबाउट द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट में यू विल हैव शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. तो किसी भी इवेंट को इफ़ यू आर एबल टू क्लासीफाई अंडर दिस थ्री ब्रॉडर थिंग्स तो वो बहुत ही आसान हो जाते हैं. जैसे आप अगर रिवोल्ट रिवोल्ट ऑफ 1957 इसको आप ट्राई करें किसे, व्हाट वर द ब्रिटिश पॉलिसी विच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, सॉरी, एंड व्हाट वर द अदर फैक्टर्स, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका मेथड्स क्या थे, कंट्रीब्यूटर्स क्या था, कौन कौन थे, और डिफरेंट रीजन्स में उसको कैसे किया गया था, एंड व्हाट वेयर द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड देन अगेन द इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके क्या क्या था. डू दिस इज योर टास्क फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. सिमिलरली वी सी द सेकंड टॉपिक दैट इज देयर इज फ्रीडम स्ट्रगल. तो जब फ्रीडम स्ट्रगल हमारा शुरू हुआ तो देयर वेयर द स्ट्रगल्स प्री कांग्रेस पीरियड एंड द पोस्ट कांग्रेस पीरियड. तो आपको प्री कांग्रेस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो प्री कांग्रेस पीरियड में देयर वेयर वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपको उसके नाम के बारे में जानना होगा, हु वेयर द फाउंडर, वेयर वेयर दे ऑपरेटिंग, एंड उन क्या क्या इश्यूज को रेज कर रहे थे. उसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट कांग्रेस अगर आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें आपको दो पीरियड आ जाते हैं, देयर इज प्री गांधीयन पीरियड एंड द पोस्ट गांधीयन पीरियड. सो इन प्री गांधीयन पीरियड यू विल बी रीडिंग अबाउट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट फेज. उसमें स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ था, कैसे उसका रोल था, ये सब हम पढ़ेंगे. अगेन यू विल बी डूइंग द सेम थिंग अंडर दिस ओनली. अगर कोई आप इवेंट ले रहे हैं जैसे स्वदेशी मूवमेंट का ले रहे हैं तो यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ एनालिसिस ओनली. और उसी में जब आप देखेंगे तो होम रूल मूवमेंट भी इसी में आ गया था, प्री गांधीयन में आ गया था. तो पोस्ट गांधीयन फेज में पढ़ने से पहले यू विल बी रीडिंग अबाउट कि सिमिलरली पोस्ट गांधीयन में किसे गांधी जी जब इंडिया में आए तो उससे पहले उनका क्या क्या था. तो गांधी जी इन अफ्रीका व्हाट डिड ही डू, यू विल हैव टू गेट द बैकग्राउंड ऑफ हाउ द मेथड्स ऑफ गांधी जी इवॉल्व्ड. सिमिलरली पोस्ट गांधीयन पीरियड में यू विल बी रीडिंग अबाउट द स्ट्रगल्स विच वी आर डायरेक्टली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ गांधीयन फेज, क्या क्या हुए थे. तो जैसे उसको वी जनरली डू इट इन this format. You have Champaran, then Ahmedabad, then Khera, then Rowlatt Act, and then असहयोग आंदोलन. तो आपको इस फॉर्मेट में हुआ करना. then you will be reading about CDM, Quit India Movement, and you will have to follow the same framework. उसका बैकग्राउंड क्या था, what were the Britishers policy which led to certain event, or उसका what were the other factors, what happened during that event. कोई भी movement, कोई भी revolution का हम लोग बात कर रहे हैं तो you will be studying in this form only, and then you will be reading about what were the impact in short term and in the long term.
इसके अलावा आपको पढ़ने होंगे ट्राइबल मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स। तो ट्राइबल मूवमेंट्स और रिवोल्ट्स में यू विल बी स्टडिंग अबाउट वेरियस कॉजेज। तो जो भी कॉज आप पढ़ रहे हैं तो इट द क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड ऑन अ ब्रॉडर थिंग्स, किसे अच्छा इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों हुआ था, उसका क्या क्या इम्पैक्ट था। तो व्हेन यू आर राइटिंग द कॉजेज ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट, तो यू विल बी रीडिंग अबाउट कॉजेज एज वेल एज इफ देयर आर सम रिवोल्ट्स व्हिच वी आर एसोसिएटेड विद दैट कॉज। तो आपको होगा करना। देन इम्पैक्ट में आपको रीजनल इम्पैक्ट क्या हो रहा है और उसका नेशनल इम्पैक्ट क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल में उसका क्या रोल था, ये आप पढ़ेंगे। अंडर दलित मूवमेंट यू विल बी रीडिंग अबाउट नायर मूवमेंट, सत्यशोधक मूवमेंट, नादर मूवमेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एंड अगेन द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर for the upliftment of Dalits. Similarly, you will be UPSC is asking questions on the comparative analysis. Mostly वो पूछते हैं कि गांधी जी versus some other personality। तो इसमें आपको इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि आप एक रैंडम पर्सनालिटी को नहीं पिक करेंगे। इफ देयर इज सम पर्सनालिटी हु हैज वेरी डिफरेंट आइडिया फ्रॉम गांधी जी, उन्हीं के बारे में जनरली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो जैसे गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब पूछा गया था, तो उसमें एक पार्टिकुलर चीज़ पर पूछा गया कि हाउ दे व्यूड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड हाउ देयर मेथड्स डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली अगर गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया था, तो उसमें एजुकेशन पर दोनों का डिफरेंट व्यू था, इसके कारण उनको वो क्वेश्चन आया था। सिमिलरली गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर के बारे में जब क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के व्यूज जो लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट को लेकर के था, उस पर डिफरेंट थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको कैसे करना है, तो इसलिए उस पर क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ऐसा जनरली नहीं होगा कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जाए, बट यूपीएससी माइट आस्क, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट हु वेयर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द गांधीयन फेज और उनके क्या क्या व्यूज थे। तो ये आगे कंपैरेटिव एनालिसिस में आ जाते हैं। देन यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस। द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटर में देयर वेयर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाइक रेगुलेटिंग एक्ट्स केम, और पिट्स इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ने होंगे। एंड देन देयर विल सम सोशल रिफॉर्म्स एक्ट लाइक चाइल्ड से रिलेटेड हो गया, विमेन एजुकेशन, विमेन मैरिज, विडो मैरिज, ये सबसे रिलेटेड था। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट अकर्ड और हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, लाइक इंडियन पिनल कोड वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आपको वो सब के बारे में जानना होगा। देन अगेन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स। तो इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स में यू विल बी स्टडिंग अबाउट उनके पॉलिसीज क्या थे, व्हाट वेयर द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वो कौन कौन सा लेकर के आए थे, एंड व्हाट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ दोज पॉलिसीज एंड एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कल्चरल इम्पैक्ट क्या था, सोशल इम्पैक्ट क्या था, इकोनॉमी में क्या थे। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइस राइज में, आपको क्रोनोलॉजी नहीं याद रखनी है, उनके नेम सबके नहीं याद रखने हैं, और वो कब से कब तक इंडिया में थे ये भी आपको डेट्स नहीं याद रखने हैं। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चंस ऑन डलहौजी एज वेल एज ऑन करजन, राइट। सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी रीडिंग अबाउट इज पीजेंट मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट में अगेन यू विल बी रीडिंग अबाउट किसे उसके कॉजेज क्या थे, कहाँ कहाँ पर हुए थे, एंड यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट कॉज विद द एग्जाम्पल। सो यू नीड टू नो अबाउट दैट, उसका कहाँ कहाँ पर किस तरीके से किया गया था, व्हाट वेयर द सम ऑफ द लिटरेचर्स विच वेयर रिटन, कुछ उसको न्यूज़पेपर में कैसे कवर किया गया था, और व्हाट वेयर द इम्पैक्ट, ब्रिटिश का क्या उसमें रिस्पॉन्स था, एंड अगेन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या था, ये सब आपको पढ़ने होंगे। ये सब के अलावा यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द इकोनॉमिक एज वेल, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया विच इज जनरली कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो इस पर क्वेश्चंस पूछा गया है। यू विल ऑल्सो बी लर्निंग अबाउट द वीमेन कंट्रीब्यूटर्स। तो उसमें 19th सेंचुरी में कौन कौन से वीमेन कंट्रीब्यूटर्स थे, और 20th सेंचुरी में वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स थे, ये सब के बारे में आपको जानना होगा। नेम और उनका कंट्रीब्यूशन, दैट इज मोर देन इनफ। सिमिलरली देयर वेयर सम वीमेन रिलेटेड लेजिस्लेशंस, तो वो सब आपको याद होते हैं करने। वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो सब आपको होते हैं याद करने। सिमिलरली देयर वेर सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द साउथ इंडिया, तो आपको वो भी होंगे करने। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। तो ऑन अ जनरल थिंग यूपीएससी माइट आस्क कि जो प्री गांधीयन एज था, तो प्री गांधीयन एज में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, इट वाज नॉट ओनली कंसंट्रेटेड, और इट इज देयर इज अ जनरल परसेप्शन दैट इट वाज कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द नॉर्थ इंडिया, बट देयर वेर पीपल हु वेर स्ट्रगलिंग और हु वेर डूइंग फ्रीडम स्ट्रगल इन द साउदर्न इंडिया। कैन यू इलेबोरेट दिस। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिमिलरली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधीयन फेज में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन आया, डिस्कस। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सिमिलरली ग्रोथ ऑफ लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया, and the last thing that you will be reading about in the modern history is the contribution of revolutionaries in the freedom struggle of India. In the post-independence India, if you see, there is this single line, post-independence consolidation and reorganization within the country. So under the consolidation state, you will be reading about किसे इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को कैसे
इंटीग्रेट किया गया, हाउ वेयर ट्राइबल्स इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी, ये हो गया। सिमिलरली अंडर द रीऑर्गेनाइजेशंस आप ये होगा पढ़ना कि स्टेट का डिवीजन कैसे हुआ था, हाउ द स्टेट बाउंड्री हैज बीन created in India, right? Similarly, the next thing that if you see in this, just a minute. The history of the world, which includes events from the 18th century, such as Industrial Revolution, World War, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization. तो ये बहुत ही broader thing already दिया हुआ है, and this would be more than enough. तो इसी में अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल या कोई भी रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको उसके बारे में बैकग्राउंड होगा जानना, why did that revolution started, during the course of that revolution what happened, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिया है आपको, ओके, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन इज देयर, अमेरिकन रेवोल्यूशन इज देयर, रशियन रेवोल्यूशन इज देयर, तो आपको वो सब होंगे पढ़ने। कोर्स हो गया, कोर्स के बाद आपको कंसिक्वेंस होगा पढ़ना, तो कंसिक्वेंस में आपको इंटरनल कंसिक्वेंसेस ऑन द सोसाइटी ऑफ दैट कंट्री, और व्हाट वेयर द पॉलिटिकल कंसिक्वेंस ऑफ दैट रिवोल्ट और दैट रेवोल्यूशन, व्हाट वेयर द सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट और कंसिक्वेंस ऑफ दैट रेवोल्यूशन। सिमिलरली एक्सटर्नल में आप देखेंगे तो एक्सटर्नल में इंटरनेशनल अफेयर्स पर उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, एंड ऑन द साइड ऑफ इट यू विल ऑल्सो बी रीडिंग अबाउट कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या क्या पड़ा था। सिमिलरली विड्रॉल ऑफ बाउंड्री में आपको इटली और जर्मनी का जो फॉर्मेशन था उसको पढ़ना होगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब आ जाते हैं तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में यू विल बी रीडिंग अबाउट कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म एंड नियो इंपेरियलिज्म। उसको आपको क्या क्या होगा पढ़ना, तो व्हाट आर जो बेसिक डेफिनेशंस है वो होंगे जानने, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लाइक कैपिटलिज्म में अगर हम लोग बात करें तो देयर इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, देन देयर इज स्टेट लेड कैपिटलिज्म, तो आपको ये सब होगा जानना। देन व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट आइडियोलॉजी, एंड अगेन यू माइट हैव टू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टू डिफरेंट आइडियोलॉजी। सिमिलरली वर्ल्ड वार में आपको कॉजेज होंगे पढ़ने, कोर्स होगा पढ़ना और उसका इम्पैक्ट होगा पढ़ना, जैसे आप कोई भी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली यू विल बी डूइंग दैट थिंग फॉर द वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार एज वेल एज फॉर द सेकंड वर्ल्ड वार। Similarly, under decolonization, you will be reading about किसे ये है क्या, what were the factors which led to the decolonization at that time, and अफ्रीका और मलय पेनिनसुला का जनरली वो क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इफ यू आर इवन इफ यू आर रीडिंग अबाउट द डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो वो सारे बहुत सारे फैक्टर्स मलय पेनिनसुला में क्या क्या हुआ था दैट माइट बी कॉमन, और उसमें कुछ आपको नाम याद रखने होते हैं कि अफ्रीकन डिकोलोनाइजेशन में हु वेयर द इंपॉर्टेंट पर्सन्स, लाइक वी रीड अबाउट गांधी जी और Patel and Nehru for the India. Similarly, there are some important personalities which helped in the decolonization of various countries in Africa. तो आपको वो सब थोड़ा सा याद कर लेंगे तो that would be more than enough for the world history part. Similarly, we move to the next thing. आपको इसमें इंडियन सोसाइटी आ जाता है, तो इंडियन सोसाइटी में इफ़ यू सी दिस इज द सिलेबस ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में पहला ही दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो अंडर दिस यू विल बी रीडिंग अबाउट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के अलावा आपको फैमिली के बारे में, कास्ट सिस्टम, सेकुलरिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये सब होगा पढ़ना। अंडर द रोल ऑफ वीमेन, अंडर दिस ओनली डाइवर्सिटी के बारे में जब आप पढ़ रहे होंगे तो उससे पहले आप अगर फैमिली के बारे में पढ़ते हैं तो फैमिली में यू विल बी रीडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फैमिली, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल family, what are the functions and issues in Indian traditional families, the life cycle of Indian family, like it starts from the joint family, then it moves to the nuclear family, then again becomes a joint family, ये सब हो गया। and what are the impact of globalization on Indian family system। similarly under caste system you will read about concept of caste system, what are different features of caste system, the transformation of caste system in the recent time, आपको caste politics के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, and there are some contemporary issues in the caste system, तो आपको उसके बारे में होगा पढ़ना। अंडर वीमेन इशू, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, तो आप पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, ये सब जब आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ जेंडर होगा पढ़ना, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ है, पैट्रियार्की क्या होती है तो उसका कंसेप्ट, अगेन मैनिफेस्टेशन एंड स्ट्रक्चर, पैट्रियार्की एट वर्क आपको होता है पढ़ना, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वीमेन एम्पावरमेंट, ये सब आपको होंगे पढ़ने। डाइवर्सिटी में अगर हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी का व्हाट आर द कंसेप्ट, व्हाट आर द मैनिफेस्टेशन, एंड बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया देयर आर सम पॉलिटिकल एज वेल एज सम सोसाइटल इश्यूज विच इमर्जेज आउट ऑफ इट, तो आपको वो सब के बारे में जानने होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो
You will be reading about poverty development issues, urbanization, their problems and their remedies। तो ये सब में आपको माइग्रेशन के बारे में होता है पढ़ना। तो माइग्रेशन में आप देखें तो व्हाट आर इट्स कंसेप्ट, उसका मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, कंसिक्वेंस उसके क्या हो रहे हैं, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, ये सब होगा पढ़ना। कंसिक्वेंसेस में यू विल बी रीडिंग अबाउट कि जहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है वहाँ पर क्या क्या कॉज है, जहाँ से हो रहा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दोनों के बारे में आपको होगा जानना। पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के बारे में आपको होंगे पढ़ने। अंडर अर्बनाइजेशन आपको जो ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी है, तो व्हाट आर द वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो आपको इसको उस पर इंक्लूड होता है करना कि जो भी सैलिएंट फीचर है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। तो अर्बनाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो यू हैव अर्बनाइजेशन हियर, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स व्हिच कम्स अंडर अर्बनाइजेशंस, एंड अगेन यू विल हैव टू रीड अबाउट द वे फॉरवर्ड फॉर द अर्बनाइजेशन पार्ट। ये सब हो जाने के बाद ग्लोबलाइजेशन में व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जैसे मैं बोला कि जो भी सैलिएंट फीचर्स रहते हैं, जैसे व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द फैमिली सिस्टम और उसका कास्ट सिस्टम पर क्या हो रहा है, मैरिज पर उसका क्या होता है, कल्चर पर क्या है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, इल्डरली, ट्राइबल, ये सब के बारे में आपको जनरली पढ़ने होंगे एंड यू विल हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, राइट। Similarly, the next thing that comes under the GS1 इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आप देखें तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो अर्थ का फिजिकल फीचर्स है, लैंड फॉर्म्स है, उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके जो पास्ट थ्योरीज हैं उसका क्या इंपैक्ट रहा है प्लेट टेक्टोनिक पर, ये सब आपको होंगे पढ़ने। लैंड फॉर्म्स यू विल हैव टू रीड। सिमिलरली इसमें आपको एक क्लाइमेटोलॉजी आएगा, तो क्लाइमेटोलॉजी में आप एटमोसफियर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेशन होता है तो इंसुलेशन का सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन में क्या क्या इंपैक्ट है या ओशन पर क्या इंपैक्ट है, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। टेम्परेचर पर क्या इंपैक्ट है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, एयर मास के बारे में आपको पढ़ना होगा। अंडर ओशियोनोग्राफी यू विल बी रीडिंग अबाउट बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशन, टेम्परेचर सैलिनिटी का वेरिएशन कैसे होता है, कहाँ पर कैसे किस एरिया में। जैसे आप अटलांटिक ओशन में देखो तो अटलांटिक ओशन के जो नॉर्दर्न पार्ट रहते हैं दैट इज एट अ हायर टेम्परेचर कंपेयर, जो एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड और जो भी थ्योरेटिकल रहता है, थ्योरेटिकल से वो ज़्यादा टेम्परेचर पर रहता है, तो वो क्यों हो रहा है, ये सब के बारे में जानना होगा। देन ओशन करंट के बारे में आपको जानने होंगे, देयर आर वेरियस करंट्स इन द ओशन। तो देयर माइट बी द क्वेश्चन आस्क्ड कि व्हाट आर द वेरियस करंट्स इन द इंडियन ओशन एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली यू विल बी रीडिंग अबाउट द बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी में आपको सॉइल बायोम्स ये सब के बारे में जानना होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो इफ यू सी दिस टू पॉइंट्स, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जो भी की नेचुरल रिसोर्स है, जैसे आपको आयरन हो गया, अल्युमिनियम हो गया एंड देयर आर सम कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब आपको इसमें होगा पढ़ना। सिमिलरली द नेक्स्ट टॉपिक इफ यू सी, तो इसमें लिखा हुआ कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियर सेक्टर इंडस्ट्री इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग वर्ल्ड। तो वाई इज आयरन सेक्टर और आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, या कोल क्यों वहाँ पर होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इमर्जिंग जिस कारण से स्टील इंडस्ट्री है वो अभी अर्बन सेंटर के पास ही आ रहे हैं, डिस्पाइट कि वहाँ पर कोई भी आयरन का रिसोर्स नहीं है, आयरन ओर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब आपको होंगे पढ़ने। तो दिस इज द ब्रॉडर थिंग दैट यू विल बी रीडिंग अबाउट एंड आप इसको अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर द मेंस पार्ट। सिमिलरली इफ वी सी दिस पॉइंट, तो इसमें भी आपको अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स, ये सब के बारे में जो नेचुरल फेनोमेना है ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। देन यू विल बी रीडिंग अबाउट कि इस सब में क्या क्या कहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। एंड देयर आर जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन द क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स, तो ये सब आपके हो गए। सिमिलरली यू विल बी रीडिंग अबाउट फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, वहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो दीज टू पॉइंट्स आर द ब्रॉडर थिंग्स दैट आई डू नॉट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। I have already explained about the silent feature of world physical geography, right? Similarly, if we move to GS2 पोर्शन, तो GS2 पोर्शन में अगर आप देखें तो राइट,
यू हैव गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप अगर पहला पॉइंट देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो इसमें यू विल स्टार्ट विथ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लाइक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर और निगेटिव होता है, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या हो रही है। इफ यू वी स्टार्ट टू रीड अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन देयर वर सम चार्जेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस, व्हाट आर द अमेंडमेंट प्रोसेस अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में, वो क्या होता है, उसका इवोल्यूशन क्या है, एंड व्हाट आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सिमिलरली आप वी स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो प्रीएम्बल आता है। तो प्रीएम्बल में की टर्म्स क्या क्या हैं एंड व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस अंडर वेरियस की टर्म्स ऑफ द प्रीएम्बल। सिमिलरली अंडर फंडामेंटल राइट आपको ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट, उसके एवोल्यूशन कैसे कैसे हुए ये होगा जानना। राइट टू इक्वलिटी में आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस पता होगा करना। व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शंस, वेदर you will have to compare the affirmative actions in the various part of the world, like यूएस का affirmative action क्या है और इंडिया में कैसे हम लोग रिजर्वेशन को प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अंडर आर्टिकल 19 यू विल बी रीडिंग अबाउट कि आर्टिकल 19 का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, व्हाट आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 19 एंड व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस इन अंडर आर्टिकल 19। Similarly, for Article 20, you will have to read about due process, evolution of rights, various aspect, and then again the challenges. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपको सेकुलरिज्म होगा पढ़ना और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में होगा पढ़ना। सिमिलरली द लास्ट थिंग दैट यू विल बी रीडिंग अंडर फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में आते हैं रिट्स, तो आपको वो होगा जानना। सिमिलरली डीपीएसपी में अगर जाएंगे तो डीपीएसपी में अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी, हाउ डज डीपीएसपी कन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट एंड व्हाट हैज बीन द स्टैंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस। उसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएसपी के बारे में, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है या कोई लॉ लाया गया है, देयर आर सम पॉलिसीज विच आर इन द न्यूज़, तो आपको इस तरीके से होगा पढ़ने। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसे हाउ डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या एक्ट्स के थ्रू किया जा रहे हैं, लॉज के थ्रू किए जा रहे हैं एंड पॉलिसीज के थ्रू किए जा रहे हैं, तो ये सब आपको इसमें जानने होंगे। सिमिलरली अंडर डीपीएसपी यू विल रीडिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44। तो ये आपके जो पहला टॉपिक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, इसमें आ जाते हैं। सिमिलरली अंडर द सेकेंड टॉपिक इफ यू सी, यस इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आपको सबसे पहले तो फेडरल स्ट्रक्चर का यूनिटरी सिस्टम से कंपैरिजन होगा पढ़ना। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द इंडियन फेडरलिज्म, लाइक देयर आर डिमांड्स ऑफ न्यूअर स्टेट और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सब होगा पढ़ना। अंडर फिजिकल फेडरलिज्म यू विल बी रीडिंग अबाउट फाइनेंस कमीशन एंड उसका वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड देयर आर सम इमर्जिंग चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी or cession surcharges or the borrowing limits which has been imposed by the union on the states। तो ये सब फिजिकल फेडरलिज्म में आप पढ़ेंगे। सिमिलरली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप पढ़ेंगे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में देयर आर वेरियस मैकेनिज्म फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लाइक इंटर स्टेट काउंसिल इज देयर, जीएसटी काउंसिल हो गया, नीति आयोग हो गया जोनल काउंसिल हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो गया, ये सब होगा पढ़ना। एंड अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ओनली व्हाट आर द चैलेंजेस विच हैज बीन इमर्जिंग, तो आपको इस पर भी पढ़ना होगा, इसको भी आपको ध्यान में होगा रखना। Similarly, for the competitive federalism, you will be reading about कि what is competitive federalism, what are its manifestation, and because of which what are the challenges in the competitive federalism. Similarly, under federalism topic only, you will be reading about asymmetric federalism, like fifth schedule हो गया या सिक्स शेड्यूल हो गया, तो उसमें challenges क्या है। अंडर फिफ्थ शेड्यूल you will be reading about कि उसमें पैसा का implementation पर क्या क्या challenges आ रहे हैं, उसमें गवर्नर का क्या रोल है। तो what are the provisions under constitutions, what is the concept of asymmetric federalism, why it was given or the
वाई सिमेट्रिक फेडरलिज्म इज देयर इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपको होंगे जानने जानने सिमिलरली अंडर फेडरलिज्म ओनली यू विल रीडिंग अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में आपको नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, तो प्रेसिडेंट रूल में आपको उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट के कारण अभी प्रेसिडेंट रूल पर बहुत ज़्यादा लिमिट लगाया गया है, आपको ये होगा पढ़ना। देन द बेसिक थिंग अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो जनरली अभी तक यूपीएससी नहीं पूछा है और इंडिया में अभी तक आया भी नहीं है, तो आपको ये होंगे करने। सिमिलरली इशूज इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। तो आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन में तो उसमें लेजिस्लेटिव इशूज आर देयर, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल इशूज आर देयर, देन अगेन देयर आर सम कल्चरल इशूज एंड देयर आर सम अदर इशूज लाइक वीसी। तो जो लैंड होते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं, वो स्टेट के अंदर आता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ दोज लैंड्स टू द प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट एंटिटी। तो वो सब अदर इश्यूज में आ जा रहे हैं, आपको उसके बारे में जानने होंगे। इसी में आपको अगर आप ये देखो तो डिवोल्यूशन एंड पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। तो इस लोकल लेवल का मतलब होता है कि आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज ब्रॉट इन इंडिया। तो आप देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर दिस ईयर ओनली देयर वाज इन 2025 क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जिसमें ऐसा पूछा गया था कि जो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और जहाँ पर पॉलिसी बनाया जाता है, देयर इज अ वाइड गैप एंड बिकॉज ऑफ विच देयर आर सम चैलेंजेस। तो आप इफ यू सी एंड इफ यू कैन रिलेट दैट थिंग टू द लोकल लेवल, तो यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इट वाज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, किसे पंचायती राज सिस्टम क्यों लाया गया था, व्हाट वेयर द रीजंस। तो आपको वो होगा पढ़ना, उसका इवोल्यूशन होगा पढ़ना कि हाउ इट वाज फर्स्ट ब्रॉट इन, और उसमें बहुत सारी कमिटी बनाए गए थे, देयर वर मेनी लेजिस्लेशंस व्हिच वर ब्रॉट व्हिच फेल्ड, बट अल्टीमेटली इट वाज फर्स्ट पास्ड एट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो वो हो गया। आप सिग्निफिकेंस आपको जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के हैं वो सब होंगे जानने। सैलिएंट फीचर्स ऑफ दोज अमेंडमेंट्स, सिमिलरली ग्राम सभा में अगर हम जाएंगे तो ग्राम सभा के बारे में, उसके डिटेल के बारे में, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ग्राम सभा एंड व्हाट कैन बी डन। सिमिलरली कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजंस आर देयर इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो आपको उसको बारे में होगा जानना। फाइनेंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल, तो फाइनेंस में उसके डिटेल और चैलेंजेस, देन अगेन द वे फॉरवर्ड, आपको उस पर नोट्स होंगे बनाने। Similarly, there are other challenges in PRIs, like UPSC has asked this question, that the challenges lies in the devolution of three Fs: funds, function and functionaries। तो आपको ये तीनों के बारे में होगा जानना। And then second ARC recommended certain things for the improvement in the working of a local level local government, तो आपको उसके बारे में डिटेल में होगा जानना। The next thing that you will see in the syllabus line is separation of power between various organ, dispute redressal mechanism and institutions। तो आपको इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो क्यों इसका जरूरी है, वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड, यू विल बी रीडिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर इन इन इंडिया। तो उसमें जो फंक्शनल ओवरलैप है और एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गन को कैसे कंट्रोल करती है, कंट्रोल ऑफ वन ब्रांच ओवर द अदर ब्रांच, तो आपको योगा पढ़ना। व्हाट आर द सम ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ पावर, लाइक केस आनंद भारती केस हो गया या राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस हो गया, तो आपको वो सब होगा पढ़ना। What are the challenges with the functional overlap, you will have to study about those things। Then under the dispute resolution mechanism you will be reading about किसे legislature और executive में क्या dispute होते हैं, executive और judiciary में क्या dispute होते हैं, और legislature और judiciary में क्या क्या dispute होते हैं, उसको resolve करने के लिए there are some formal methods, जैसे judicial review हो गया या impeachment हो गया, वो सब formal method होगा। there are some informal methods like consultations and dialogues। similarly there are institutional mechanism जैसे constitutional bodies हो गए, ये सब आपको होते हैं करने। similarly under this only you will be reading about what has been the trends in separation of power in recent years। जैसे it is often said कि judiciary power is expanding in the recent time, has been expanding in the recent time, तो उसके बारे में आपको ट्रेंड उसके जानने होंगे। Similarly in the recent year we have seen the expansion of the executive power, तो आपको उसको भी होगा करना। Similarly if we see the next line, तो comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, तो इसमें जनरली आपसे पूछा जाता है जो करंट अफेयर में रहते हैं, आपको उसी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था in 2025, the question was asked on the pardoning power, comparison between the pardoning power of Indian president and the president of the USA। तो it was asked because उस समय में जो outgoing president of the US थे, he has pardoned some of his persons who were from his administration, that's why it was asked। Similarly one question was asked on the comparison between the presidential election in France and that in India। तो वो भी इसलिए पूछा गया क्योंकि उस समय फ्रांस में इलेक्शंस हुए थे, राइट।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शन कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर प्रिविलेज एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड आपको कुछ डेटा होने चाहिए। इसमें अब उसके अलावा सब चीज़ दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर उसका क्या क्या होना चाहिए, मेथड ऑफ इलेक्शंस कैसे होते हैं, उसमें आप फर्स्ट पास द पोस्ट या प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। मेंबरशिप हो गया, मेंबरशिप में यू विल रीडिंग अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है और आरपीए में क्या क्या है ये आपको पढ़ने होंगे। सिमिलरली यू विल बी रीडिंग अबाउट कि प्रोपोर्शनल एंटी डिफेक्शन लॉज क्या होते हैं, उसके क्या क्या चैलेंजेज हैं, उसमें पोजीशन ऑफ राज्यसभा क्या है, उसमें कहीं पर इक्वल स्टेटस होता है तो कहीं पर लोअर स्टेटस हो गया, कहीं पर स्पेशल पावर है, व्हाट आर द रोल ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट आर द इश्यूज इन राज्यसभा, यू विल बी रीडिंग अबाउट दिस। ऑल्सो यू विल बी रीडिंग अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे स्पीकर के बारे में, रोल पावर ड्यूटीज, उसका इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी, इशूज एंड चैलेंजेस, इस टॉपिक पर अगर करेंगे तो हो जाएगा। सिमिलरली लीडर्स इन पार्लियामेंट लाइक द लीडर ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये आपको करने होंगे, राइट। मल्टी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में आपको करना होगा कि व्हाट आर द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, लाइक क्वेश्चन आवर इज देयर, जीरो आवर इज देयर, देयर आर वेरियस मोशंस, तो ये सब आपको होंगे करने। अगेन यू विल बी रीडिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हाउ जॉइंट सिटिंग्स कैन बी कंडक्टेड, इज इट नेसेसरी टू कंडक्ट अ जॉइंट सिटिंग, ये सब हो गया। अंडर दिस ओनली यू विल रीडिंग अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो क्या होते हैं, क्या क्यों होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमिटीज। अंडर दिस ओनली यू विल आल्सो रीडिंग अबाउट फाइनेंशियल कमिटीज, उसमें पैक हो गया, उसके फंक्शंस और लिमिटेशन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, एस्टिमेट कमेटी के होंगे पढ़ने, एंड कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सिमिलरली यू विल बी रीडिंग अबाउट द डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज, डीआरसीज, एंड on the broader things you will be reading about कि what are the various issues in the parliamentary committees and how it can be resolved. Then you will be reading about कि इसमें या पावर एंड पावर्स आ जाते हैं, तो पावर्स में आपको आ जाएंगे कि व्हाट डज पार्लियामेंट डू, राइट। तो दे आर लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस, दे आर एग्जीक्यूटिव पावर्स, देन फाइनेंशियल पावर्स आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज देयर, जुडिशियल पावर इज आल्सो देयर फॉर द पार्लियामेंट, तो आपको ये सब होंगे करने। एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में आपको होगा जाना कि ये होता क्यों है क्या, क्यों होता है, what are the sources and what has been the judicial view on the parliamentary privileges, and because the parliamentary privileges in India are not codified, तो उस कारण से क्या क्या challenges emerge होते हैं, you will be reading under this only, power and privilege हो गया। Similarly there are some other aspect like sovereignty of the parliament, whether Indian parliament is sovereign or not, and the broader things, if you say there is the challenge of 3Ds in Indian parliament, तो आपको वो होगा करना। सिमिलरली वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपको एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बारे में आ रहा है, तो इसमें आपको प्रेसिडेंट के बारे में होगा पढ़ना, व्हाई इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट नीडेड इन इंडिया, व्हाट हैज बीन द हाउ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट हैज इवॉल्व्ड इन इंडिया, उसके इलेक्शंस के बारे में, उसके टर्म्स के बारे में, इम्पीचमेंट कैसे होता है, हाउ वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके पावर्स, फंक्शंस, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑन दीज थिंग्स, तो आपको ये होंगे करने। सिमिलरली गवर्नर के बारे में भी, गवर्नर के बारे में जो प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो होगा पढ़ना। एंड देयर आर सम अदर थिंग्स लाइक डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, तो उसमें देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन एंड देयर आर सिचुएशनल डिस्क्रेशंस, तो आपको वो होंगे पढ़ने। रोल ऑफ द गवर्नर आपको ये होगा करना। देन देयर आर सम चैलेंजेस इन द पोजीशन ऑफ गवर्नर लाइक अपॉइंटमेंट, रिमूवल एज वेल एज द प्रेसिडेंट रूल, तो आपको ये सब होते हैं करने। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको उसका पावर, उसका रिलेशन विद प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको होगा पढ़ना। तो अंडर दिस ओनली एग्जीक्यूटिव के अंदर ही अटॉर्नी जनरल भी आते हैं। तो इन 2025 यूपीएससी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन द अटॉर्नी जनरल, उसमें ये पूछा था कि व्हाट आर इट्स ड्यूटीज एंड इज देयर एनी लिमिटेशंस ऑन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपके इसमें हो गया। सिमिलरली वी मूव द जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में आपको इवोल्यूशन इन डिफरेंट फेज, जैसे जुडिशियरी इट स्टार्टेड विथ समथिंग दैट वाज फेज वन, देन आफ्टर केशवानंद भारती केस इट मूव टू समथिंग एल्स, देन अगेन इन द रिसेंट टाइम्स इट हैज मूव टू द पोजीशन और द वर्क ऑफ जुडिशियरी हैज इवॉल्व्ड, तो आपको ये होगा पढ़ना। कंपोजिशन, उसका अपॉइंटमेंट में आपको कोलिजियन सिस्टम क्यों जरूरी है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन द कोलिजियम सिस्टम, आपको ये सब होंगे करने। इसके अलावा आपको इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थ्रेट टू इट्स इंडिपेंडेंस, जुरिसडिक्शन एंड
पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वेरियस डॉक्ट्रिन्स, जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों आता है, उसका वेरियस एस्पेक्ट क्या क्या है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन इट। सिमिलरली पीआईएल के बारे में आपको होगा पढ़ना, तो पीआईएल में आपको कंसेप्ट होगा पढ़ना, उसके पर्पस होंगे पढ़ने, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पीआईएल एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस। देन अगेन द ब्रॉडर थिंग्स में आपको चैलेंजेस होगा पढ़ना, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये हो गया। देन यू विल हैव टू read about the other aspects of higher judiciary like all India judicial service हो गया, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, या ट्रैकिंग एडजर्नमेंट ऑफ एंड पेंडेंसी। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पेंडेंसी और एडजर्नमेंट है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये आपको जुडिशियरी में होगा पढ़ना। उसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में होगा पढ़ना, उसमें एक्ट क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, उसको इन द रिसेंट टाइम देयर हैज बीन द रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, तो वो सब होंगे आपको करने। लोक अदालत और अदर कोर्ट्स, तो उसके फंक्शनिंग, उसके बेनिफिट्स एंड उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस पर अगर आप पढ़ लिए तो दिस विल बी कवर्ड। सिमिलरली वी सी द अनदर थिंग, द प्रेशर ग्रुप एंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। तो इसके बारे में वो होता क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, हाउ डू दे वर्क, व्हाट आर द चैलेंजेस अंडर दिस प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द नेम्स, क्योंकि जब यूपीएससी अगर आपसे पूछ रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप इंडिया में कैसे काम करता है, तो यू विल हैव टू गिव, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर्स बाय गिविंग सम ऑफ द एग्जांपल्स। If we move to the next thing, it is about आरपीए। तो आरपीए में आपको 1950 और 1951 के जो मेजर प्रोविजंस हैं, तो मेजर प्रोविजंस ऑफ आरपीए 1950 एंड 1951, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, ये हो गया। आरपीए के अंडर ही यू विल बी रीडिंग अबाउट मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दैट हैज बीन कंडक्टेड इन इंडिया, एंड देन देयर आर सम इलेक्टोरल चैलेंजेस लाइक एमसीसी में क्या चैलेंज है, और पेड न्यूज से रिलेटेड क्या चैलेंज है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो जाती है इसमें, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, फ्री बीज हो गया या इलेक्टोरल फंडिंग हो गया, तो ये सब आरपीए में आपके कवर हो जाएंगे। सिमिलरली अदर इलेक्टोरल डायमेंशंस लाइक डिलिमिटेशंस और पॉलिटिकल parties under RTI, ये सब under this broader topic you will have to read about. Similarly we move to the next topic, तो इसमें constitutional post के बारे में हो रहा है। तो if we make this framework, इसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, फंक्शंस एंड पावर्स एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस, अगर इस फ्रेमवर्क में हम उसको करें तो ये हो जाएगा। वट एवर आई एम सेइंग देयर इज अ पीडीएफ अटैच्ड in this video, so you can refer to the decoded part of this point in the PDF। ये होगा। तो इसमें आपको क्या क्या होंगे करने, तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में होगा पढ़ना, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसपीएससी हो गया, जीएसटी काउंसिल, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीओबीसी। सिमिलरली यू विल हैव टू रीड अबाउट कैग। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, तो इसमें सेम फ्रेमवर्क जो आप ऊपर के लिए कर रहे थे, उसमें जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, या कमीशन फॉर वीमेन हो गया, एनसीपीसीआर हो गया, एनजीटी हो गया, सीआईसी, जब आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आप पढ़ रहे होंगे उस समय में आपको आरटीआई के बारे में होगा पढ़ना, आरटीआई का वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना होगा कि इसे वो क्यों लाया गया था, व्हाट हैज बीन द अचीवमेंट ऑफ आरटीआई, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, स्पेशली सेकंड एआरसी का क्या क्या रिकमेंडेशन था। सिमिलरली सीवीसी के बारे में होगा पढ़ना, सीबीआई के बारे में होगा पढ़ना, लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में होगा पढ़ना, एंड अंडर रेगुलेटरी बॉडीज यू विल हैव टू रीड अबाउट किसी इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज की क्या जरूरत है, हाउ देयर हैज बीन अगेन द रेशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, देयर वर 3 और 4 रेगुलेटरी बॉडीज जिसको मर्ज करने की बात हो रही है, तो सबका क्या क्या इम्पैक्ट होगा आपको इसमें होगा पढ़ना। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आ जाता गवर्नमेंट इंटरवेंशंस पर। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या नीति आयोग हो गया, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। सिमिलरली अगर हम गवर्नेंस के उसमें जाए तो गवर्नेंस में आप देखेंगे तो आपको उसका बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए कि गवर्नेंस के क्या क्या हो रहे हैं। वी सी आई एम कमिंग टू द इंडियन सोशल जस्टिस पार्ट लिटिल बिट लेटर। तो गवर्नेंस में मैं देखूँ तो ये आपका गवर्नेंस कहा जाता है, तो गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटीज में तो बेसिक डेफिनेशन हो गया, उसके डायमेंशंस हो गया, डेटा लेड गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या हो रहा है, सर्वोत्तम मॉडल उसका क्या है, सिटीजन चार्टर्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, सोशल ऑडिट। तो इसके जब डिफरेंट डायमेंशंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी कवर्ड, और उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसमें कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में व्हाट आर इट्स रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और उसका आप देखें तो
इमर्जिंग रोल क्या क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव और ई गवर्नेंस या मिशन कर्मयोगी, ये जो गवर्नमेंट ले रही है उसका क्या क्या रोल है, उसको कैसे फ्यूचर प्रूफ बनाया जा रहा है हमारे सिविल सर्विसेज को, व्हाट आर द चैलेंजेस इन सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड व्हाट कैन बी डन, एआरसी का जो भी रिकमेंडेशंस है दैट यू कैन रीड अबाउट द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। सिमिलरली वी मूव टू द सोशल जस्टिस पार्ट। तो सोशल जस्टिस पार्ट आपका ये 4 लाइन का 4 पॉइंट के सिलेबस है। तो इसमें पोवर्टी एंड हंगर जो ब्रॉडर टॉपिक है वो आते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन आते हैं, और वनरेबल ग्रुप आता है। वनरेबल ग्रुप में यू विल बी रीडिंग अबाउट चाइल्ड, ओल्ड एज पीपल, पीडब्ल्यूडी, पीपल विथ डिसेबिलिटी एंड ट्रांसजेंडर। तो पोवर्टी के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो पोवर्टी के बारे में यू विल बी रीडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी, what are its manifestation and how can poverty be said as the violation of human rights. Similarly, you will be reading about sustainable development goals for the poverty, and there are some other indices आपको होगा पढ़ना, and the government efforts इसमें क्या क्या हो रहे हैं और उसमें क्या क्या challenges आ रहे हैं, and then what can be done. Similarly for the hunger concept and manifestation, what are the cause के बाद implications आपको पढ़ने होंगे, again SDG and some other indices, government efforts and challenges and what can be done. फॉर द हेल्थ यू विल बी रीडिंग अबाउट कंसेप्ट ऑफ गुड हेल्थ, उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ कहाँ पर होता है, व्हाट आर द टीयर्स, डिफरेंट टीयर्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, उसके बाद एसडीजी एंड अदर इंडिसेस रिलेटेड टू द हेल्थ, ये आपको होगा करना, एंड देन गवर्नमेंट एफर्ट्स, चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। दीज आर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क अंडर विच इफ यू स्टडी इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू ग्रास्प थिंग्स एंड राइट इट इन द एग्जामिनेशन। सिमिलरली एजुकेशन में भी आपको उसी तरीके से करना है। वनरेबल ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो वनरेबल ग्रुप में यू विल बी रीडिंग अबाउट चाइल्ड, तो चाइल्ड में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, उसके कॉजेज क्या क्या है, उसको रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट है तो उस पर आपको होगा पढ़ना। चाइल्ड लेबर के बारे में होगा तो चाइल्ड लेबर का स्टेटस क्या क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, व्हाट आर द चैलेंजेज इमर्जिंग और व्हाट आर द लकुनाज इन द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड व्हाट कैन बी डन। सिमिलरली क्राइम्स बाय जुवेनाइल आपको ये होगा पढ़ना, व्हाट आर इट्स स्टेटस, इज देयर एनी लॉ रिलेटेड टू इट, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यू विल बी राइटिंग अ गुड आंसर इफ यू रीड इन दिस फ्रेमवर्क ओनली। चाइल्ड मैरिज के बारे में आपको उसी तरीके से जानना होगा। इल्डरली में अगर हम देखें तो इल्डरली का स्टार्ट्स स्टेटस क्या क्या है, व्हाट आर वेरियस डेटाज, वो हो गया। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिंग, जैसे बोला जाता है कि इसे हेल्दी एजिंग क्या हो गया या एक्टिव एजिंग क्या होगा, ये सब हो गया। सिल्वर इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना होगा, व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इल्डरली, आपको होंगे करने, व्हाट आर द चैलेंजेस इन दोज थिंग्स एंड व्हाट आर द ओवरऑल चैलेंज रिलेटेड टू द इल्डरली, तो ये हो गया। सिमिलरली पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी आपको इसी फ्रेमवर्क में होगा करना। ट्रांसजेंडर्स में आपको एक फ्रेमवर्क सेम ही रहेगा, सिर्फ ये हो जाएगा कि उसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनका ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है तो 2019 का आपको होगा पढ़ना। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी में भी एक एक्ट है तो आपको वो भी, देयर इज अ लॉ रिलेटेड टू पीडब्ल्यूडी विच वाज पास्ड इन 2015 और 16, तो उस समय का जो लॉ था आपको होगा पढ़ना। यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस 2 times ऑन दैट लॉ ओनली, तो आपको होगा करना। सिमिलरली फॉर द ट्राइबल पीपल आपको कौन उसके होते हैं, व्हाट आर वेरियस डेटाज रिलेटेड टू द ट्राइबल्स इन इंडिया, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज वेल एज जो कोई भी लीगल प्रोविजंस है वो आपको होगा पढ़ना। ट्राइबल डेवलपमेंट अप्रोच इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन दोज थिंग्स, आपको ये सब होगा करना। मूविंग ऑन, तो आप देखेंगे तो यू विल मूव टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में द फर्स्ट थिंग इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, तो उसमें इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होगा पढ़ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू रीड अबाउट कि इंडिया का रिलेशन किसी भी कंट्री जो नेबरहुड में है उसके साथ कैसे इवॉल्व हुआ है, व्हाट हैज बीन द करंट स्टेटस, उसमें इंडिया क्या क्या अचीव किया है, व्हाट हैज बीन द थिंग्स दैट इंडिया हैज डन फॉर दैट कंट्री। तो उसमें आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में होते हैं पढ़ने। सिमिलरली वी सी बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो इसमें आपको जो देयर आर सम लीगेसी ग्रुपिंग्स लाइक यूएन, तो आपको वो सब के बारे में पढ़ना, और देयर आर सम ग्रुपिंग्स विच आर इन द न्यूज, तो उसके बारे में आप डिटेल में चले जाएं तो दैट इज मोर देन इनफ। सिमिलरली वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, तो आपको इंडियन डायस्पोरा इन वेरियस कंट्रीज जो है उसके बारे में होगा जानना। और इसमें आप अगर देखें तो मोस्टली यूएस, रसिया, चाइना, यूरोप, ये सब के बारे में जो उनके पॉलिसीज है या उनके पॉलिटिक्स है उसका इंपैक्ट क्या इंडिया पर होता है वो आपको इसमें करने होंगे। सिमिलरली वी सी द लास्ट पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, इसके बारे में दिस इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें आप जो लीगेसी इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जाकर के उसमें क्या क्या चैलेंजेस है ये हो गया। और देन देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस इन न्यूज़, तो आपको उसके बारे में होगा पढ़ना।
And this is more than enough for the GS portion. I have decoded everything for the GS2 portion. हम GS3 में अगर मूव करते हैं तो फर्स्ट इज इकोनॉमी, उसके बाद साइंस टेक आ जाता है, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी आ जाते हैं, इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी हो जाती है, एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट हो जा रहा है, राइट। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी का पोर्शन हम देखो तो द फर्स्ट थिंग इज इंडियन इकोनॉमिक एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में हम देखें तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपको सबसे पहले जानना होगा कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो इट वाज डिफरेंट। देन अगेन जब बीच में सरकार चेंज हुई, जनता गवर्नमेंट आई, तो उस समय में we move to some other planning. Then after LPG reforms we move to some other planning, and with the formation of Niti Aayog we are following different planning right now. तो उसके achievement, उसके challenges ये हो गया। Similarly right now you will have to do the analysis of Niti Aayog। अभी why is planning needed in the market economy ये होगा जानना। mobilization of savings होगा, जब mobilization होंगे तो mobilization of savings होगा, natural resources होगा, human resources होगा, इसका होगा करना। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन लेड ग्रोथ के बारे में आप भी होगा जानना, क्योंकि these terms are in the news for last 5 or 6 years. Similarly entrepreneurship in India आपको होगा जाना, productivity of the economy, middle income trap, GDP estimates, these are the things which are very much, और UPSC is going in this direction जहाँ पर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के बारे में, लेबर लॉज इंडिया में जो आए हैं, इवन इन 2024 इट क्वेश्चंस ऑन लेबर लॉ वाज आस्क्ड। गिग इकोनॉमी में हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्या क्या स्टेटस है। एंड देन देयर आर सम other current affairs things like for the 2025 attempt financialization of economy, ये टर्म न्यूज में था, और जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन वाज इन द न्यूज। तो ये सब आपके करंट अफेयर्स हो जाते हैं। सिमिलरली वी सी द सेकंड पॉइंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इसमें आपको व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ ये होता है करना, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेलफेयर अप्रोच, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ये होगा जानना। इनक्वालिटीज इन इंडिया के बारे में थोड़े से जानने होंगे, उसमें बहुत सारे इंडिसेस पब्लिश्ड होते हैं बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बाय इंडिया में भी कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देते हैं, तो उसके बारे में आपको जानना होगा। अंडर दिस ओनली यू विल रीडिंग अबाउट विमेन लेड डेवलपमेंट और सिलर इकोनॉमी के बारे में। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट बजटिंग में हम देखें तो उसमें जो रिसेंट चेंज आए हैं ये होगा आपको जानना। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, आउटकम एंड जेंडर बजटिंग के बारे में, मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, जीएसटी एंड टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये आपको होता है जनरली पढ़ना। आगे हम लोग देखें तो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो आपको तो ये तो आपका मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, दिस इज द होल थिंग। आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में आपको जानना होगा। सिमिलरली इरिगेशन स्टोरेज सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, और इस पर हम आए तो मार्केटिंग में आपको रिफॉर्म्स, स्टेप्स टेकन, ई नाम स्टेटस, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये सब के बारे में होगा जानना। एंड अगेन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में होगा जानना, किसे हाउ इज इट हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज इन द मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स। सिमिलरली इफ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, तो इसमें सब्सिडीज, एमएसपी, ये सब के बारे में बात हो रही है। पीडीएस, फूड सिक्योरिटी, ये सब के बारे में है। तो उसका स्टेटस क्या है, हाउ एमएसपी इज कैलकुलेटेड और हाउ सब्सिडीज आर गिवन। पीडीएस में अगर हम लोग देखें तो पीडीएस में चैलेंजेस, देयर आर सम इनोवेटिव स्टेप्स व्हिच आर बीइंग टेकन टू इंप्रूव पीडीएस। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में होगा जानना। स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी में देखें तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में होगा आपको पढ़ना। मिलेट्स के बारे में होगा पढ़ना। दे आर वेरियस मिशंस लाइक मिलेट मिशन हो गया तो उसके बारे में होगा आपको पढ़ना। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हो गया या ब्लू रेवोल्यूशन हो गया, एनिमल रेयरिंग में क्या क्या हो रहे हैं वो सब आपको इसमें जानने होंगे। सिमिलरली इफ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, तो आपको यहाँ पर आएगा फूड प्रोसेसिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज इंडिया, उसका स्कोप के बारे में आपको होगा पढ़ना। दिस इज द ब्रॉडर थिंग, और इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया होगा, उसका सिग्निफिकेंस आपको जानना होगा, वो लोकेशन होगा जानना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। दिस इज द सिमिलर थिंग विच वी स्टडी इन द ज्योग्राफी कि मेजर इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेशन हो रहा है। और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट आपको होगा पढ़ना। एंड अगेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आपको स्कोप, सिग्निफिकेंस, उसका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम होगा करना, राइट। तो दिस लाइन इन इटसेल्फ इज ब्रॉडर थिंग और सब चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलरली अगर हम लोग लैंड रिफॉर्म्स में देखें तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में लिए गए थे और वो क्यों सक्सेसफुल इंडिया में नहीं हुआ था, ये आपको होगा जानना। एंड व्हाट कैन बी द लैंड रिफॉर्म्स 2.0 वो होगा पढ़ना। इसमें आपको डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, प्रिजम्पटिव एंड कंक्लूसिव टाइटलिंग हो गया या लैंड पुलिंग हो गया, ये सब आपको होंगे पढ़ने, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग आगे मूव करें तो आगे आपका हो जाता है।
effect of liberalization on economy challenge changes in the industrial policies and their effect on the industrial growth। तो इसमें आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होगा जानना, जैसे इसमें पीएलआई स्कीम हो गया या मेक इन इंडिया स्कीम हो गया, एसईजेड आ गया, ये सब होगा। व्हाट आर द करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज, ये होगा जानना। एंड यू विल ऑल्सो बी रीडिंग अबाउट कि से व्हाई इंडिया कुड नॉट, व्हाई इंडिया फेल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें 18% के आसपास में हमारा कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट हैज़ बीन कांस्टेंट फॉर द लास्ट 20-30 ईयर्स। तो आपको उस वही हो गया कि लिबरलाइजेशन के कारण हमारी इंडस्ट्री पर क्या क्या इम्पैक्ट आया है, वाई डिड मैन्युफैक्चरिंग फेल टू टेक ऑफ, ये हो गया। एंड अंडर दिस यू विल रीडिंग अबाउट द फ्लॉड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगला काम देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अगेन दिया हुआ है सब चीज़। एनर्जी के बारे में पढ़ना, पोर्ट के बारे में, रोड, एयरपोर्ट और रेलवे, ये सब के बारे में पढ़ने हैं। इसमें आपको चैलेंजेस पढ़ने होंगे, पीपीपी क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू दीज, ये हो गया। एनर्जी में आपको डिस्कॉम से रिलेटेड चैलेंजेस, प्राइवेटाइजेशन, ग्रीन एनर्जी, ये सब के बारे में हो जाएगा। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इसमें आपको अगेन व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज, व्हाट इज इट्स स्टेटस एंड व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी डन, ये हो गया। इसमें आपको मैरीटाइम सेक्टर के बारे में भी पढ़ना पड़ सकता है, जो पोर्ट्स इसमें दिया हुआ है, तो पोर्ट्स हो गया, तो वहाँ पर से कवर हो जाएंगे। एंड देयर आर सम अदर करंट अफेयर्स, कोई पॉलिसी अनाउंस होती है तो वो सब के बारे में जो अगर बेसिक डिटेल आपको पता है तो दैट वुड बी हेल्पफुल, जो एग्जाम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग साइंस एंड टेक में जाएं, तो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में हम लोग देखें तो साइंस एंड टेक में आपको आईटी, स्पेस टेक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड सम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी होगा, ये सब के बारे में आपको जानना होगा। आईपीआर के बारे में इसमें दिया हुआ ही है, वीसी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ दीज थिंग्स, ये हो गया इश्यूज रिलेटेड टू। एंड आईपीआर, तो आईपीआर के बारे में आपको जानने होंगे, आईपीआर के बारे में, देन इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया। एंड देन देयर आर सम करंट अफेयर्स, तो आप वहाँ पर से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग इन्वायरमेंट में जाएँ, तो इन्वायरमेंट में अगेन एक लाइन दिया हुआ है, तो इसमें आपको पॉल्यूशन के बारे में होगा जानना, व्हाट आर पॉल्यूशंस, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स क्या 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 होते हैं, व्हाट आर इंडियन पॉलिसीज एज वेल एज लॉज, एक्ट्स, तो ये सब आपको होंगे जानने। एंड देन अगेन इंटरनेशनल एफर्ट्स के बारे में आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा जानना, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको जानना होगा। एंड द सेम फ्रॉम फ्रेमवर्क से क्या इसमें होते हैं, इंडिया के एक्ट्स एंड पॉलिसीज क्या है, एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, ये सब होंगे करने। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज देयर, तो इसका स्टेटस क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू इसको आता है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन दिस, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, हाउ गवर्नमेंट और हाउ दिस इज बाईपास्ड, यू हैव टू रीड अबाउट दोज थिंग्स। एंड इफ यू गो थ्रू द पीवाईक्यूज, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई किस एरिया से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली वी मूव टू डिजास्टर मैनेजमेंट पर, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें आपको इंडिया का डिजास्टर प्रोफाइल के बारे में जानना होगा, व्हाट आर रिस्क, व्हाट आर वल्नरेबिलिटीज, तो ये सब आपको जानने होंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में आपको जानने होंगे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, what are institutional frameworks, stampede, cyclone, drought, heat waves, landslide, forest fire and urban flooding, these are the disasters which you will have to cover। and if there are some disasters in the news, तो उसको आप कर सकते हैं। कोई भी डिजास्टर को कवर करने के लिए आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए। सबसे पहले आपको रीजन्स जानने होंगे कि कोई भी डिजास्टर क्यों हो रहा है, इंडिया में गाइडलाइन उससे रिलेटेड क्या क्या है, एंड व्हाट शुड बी डन, राइट। सिमिलरली वी मूव टू द इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट, तो इंटरनल सिक्योरिटी में आपको नक्सलिज्म हो जाता है, टेररिज्म हो गया, ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसीज, ये सब एक तरफ आ जाते हैं। सिमिलरली यू विल हैव टू रीड अबाउट बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, विच आर द फोर्सेस विच आर डूइंग, विच आर डिप्लॉयड एट द वेरियस बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने होंगे, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया का क्या पॉलिसी है, व्हाट आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस, उसमें आपको डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप उसको होगा पढ़ना। सोशल नेटवर्क के चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या क्या हो रहे हैं, ये सब होंगे करने करने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में होगा आपको पढ़ना। लेजिस्लेशंस एंड पॉलिसीज लाइक यूएपीए हो गया या एएफएसपीए हो गया, एनआई एक्ट हो गया या पीएमएलए हो गया, तो ये सब के बारे में आपको जानना होगा, राइट। Similarly, if we go, these are the things which you will be studying for the GS3 portion। अगर GS4 का हम लोग बात करें, तो GS4 में if you go from here, the syllabus starts
यहाँ पर से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप सिलेबस के थ्रू जाएं तो यू विल बी फाइंडिंग कि से द सिलेबस इटसेल्फ हैज बीन डिकोडेड। यूपीएससी इसी पर क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं होता। इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इच और मेक नोट्स ऑन इच ऑफ द वर्ड, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड डू द केस स्टडीज, देन यू विल बी एबल टू हैंडल GS4 इन इन वेरी गुड वे, और उसमें बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। देयर इज नथिंग टू बी डिकोडेड फॉर द सिलेबस ऑफ GS4। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि उसके डिफिनेशंस क्या क्या हो रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होते हैं, हर एक इसमें जो जो कीवर्ड्स सब दिए हुए हैं, और उससे रिलेटेड जो केस स्टडीज हैं। इफ़ यू डू दीज 3 or 4 थिंग्स फॉर द GS4 पर्सन, you will be getting very good score for the GS4 section, right? So with this, I am going to end this session. Thank you.